have a question here. No. I have a question here. The substantive question is, will you justify violence to maintain statecraft? Absolutely yes. There is no confusion. हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेज़ न्यूज़। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था जब 19 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर सबसे माफ़ी मांगी और फार्मर्स लॉ को रिपील किया। फार्मर्स लॉ जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे, जैसे आप सबको पता है। But this is a topic which is not just about farmers law, but it includes a lot of other things. We do not post videos very frequently, but this is a topic that we had been researching on since last 2 years. So everything that is related to farmers law and that is not being talked about, we'll be talking in this video. लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, do not forget to subscribe to our channel, like and share, and do post your feedback in the comment box. हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे, हम इसकी आशा करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। किया, किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैसे इस बात की तो हमें अपने प्रधानमंत्री को दाद देनी ही पड़ेगी कि उन्होंने 1.3 बिलियन लोगों के सामने आकर माफी मांगी। हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने ही भाई बहनों से माफी मांगते हुए कतराते हैं। So when PM of a country says I'm sorry, understand that he is facing a huge issue. Also that enough thought process has gone into the decision making. In this video, हम लोग आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देंगे जो सिर्फ फार्मर्स, क्रॉप्स, प्रोटेस्ट या खालिस्तानी तक सीमित नहीं है। इससे हटकर एक बिगर पिक्चर जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Some part of it was researched over a period of 2 years. तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, हम आपके सामने कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स रखने जा रहे हैं, जैसे कि इमरजेंसी वेपन प्रोक्योरमेंट। आप अभी जानते ही होंगे कि भारत ने इमरजेंसी बेसिस पर काफी देशों से वेपन्स एंड एम्युनिशन खरीदी है। इसके अलावा भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजित डोवल ने यह भी कहा है कि सिविल सोसाइटी यानी आम आदमी का सहारा लेकर आज दुश्मन हमसे जंग कर रहा है। Add to this one more point that US Intel report warned India and Pakistan that we might stumble on a large scale war which neither side wants. एक बड़े स्केल का वॉर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल्द ही हो सकता है। इसके अलावा यूएस ने अपने सिटीजन्स को ये भी वार्निंग दी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के 10 किलोमीटर दायरे में ना जाएं, as they are expecting an armed conflict. At this point, we would like to remind our audience that there have been back-to-back intelligence head meetings, especially in India, including America और रशिया, जिनके इंटेलिजेंस हेड्स भारत में आए थे इन मीटिंग्स के लिए। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही 7 अलग देशों के इंटेलिजेंस हेड्स इंडिया में आए थे और इसी के बाद अमेरिका द्वारा अपने सिटीजन्स को एक वार्निंग जारी की गई थी। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना। अलोंग द LOC चाइना हमें काफी जगह पे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने ट्रूप्स को भी रेडी कर रहा है। बहुत सारी खबरें हमें LAC अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक रोज मिलती रहती हैं। चाइना अलग अलग जगहों पर हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही आपने पुंछ में आर्मी के ऑपरेशन के बारे में भी सुना होगा, which lasted almost a month. तो एक बात तो तय है कि हमारे दोनों दुश्मन दोनों तरफ से हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। We might soon be involved in a war which might not be of our making and none of us can afford it. लेकिन इस वॉर की होने की बहुत ही हाई चांसेस हैं। ऐसे सिचुएशन में
क्या आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे अपना टाइम बर्बाद करेंगे या आप एक युद्ध जो आपके सर पर मंडरा रहा है उसकी तैयारी करेंगे? मूविंग टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। क्या आपको पता है कि ऐसी प्रोटेस्ट वॉर में तब्दील हो सकती हैं, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट, एंटी CAA प्रोटेस्ट? Let me explain you. In one of our earlier articles, we had posted that such protests can unfold in 4 stages. और ये इन 4 stages में एक protest से एक war का रूप धारण कर लेता है। तो पहला स्टेज, जहां बच्चे, बूढ़े और औरतों का इस्तेमाल किया जाता है एक इनोसेंट प्रोटेस्ट के तरीके में इसे बिल्ड करने के लिए। स्टेज 2, जब वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगते हैं जिसमें गन चला सकते हैं, स्टोन पेल्टिंग होती है, पुलिसमैन मारे जाते हैं। स्टेज 3, जब एक हाई वैल्यू टारगेट HVT को एलिमिनेट किया जा सकता है सो दैट देयर इज अ पॉलिटिकल क्योस। इससे क्या हो सकता है कि एक पॉलिटिकल फिगर को शायद टारगेट किया जाए ताकि उनके फॉलोअर्स में अशांति फैल जाए। तब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए CAPF और दूसरी क्विक रिएक्शन टीम्स और पुलिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ये अशांति या पैनिक चारों ओर फैल जाए तब बॉर्डर पे अटैक यानी स्टेज 4 हो सकता है। बाय दिस टाइम द सोल्जर्स मोरल इज ऑल्सो हर्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट NSA अजित डोवल वाज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग रिसेंटली। कुछ समय पहले एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जीन शार्प ने एक किताब लिखी थी फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, जिसमें एक कंट्री को कैसे डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी बनाया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन पाकिस्तान और चाइना का कमाल देखिए, उन्होंने इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक डेमोक्रेसी को कैसे डिस्टेबलाइज करने का फॉर्मूला बना दिया है। वैसे डिड यू रियलाइज दैट दिस इज हाउ शाहीन बाग प्रोटेस्ट हैड अनफोल्डेड? पहले छोटे बच्चों और औरतों का इस्तेमाल किया गया, फिर वायलेंट प्रोटेस्ट का सहारा लिया गया। जैसे ही 3rd स्टेज पहुंच रहा था, थैंकफुली कोविड एपिडेमिक हैपेंड एंड इसकी वजह से लॉकडाउन हो गया। लेकिन 4था स्टेज तब भी इम्प्लीमेंट किया गया, द गलवान अटैक। नाउ डज दैट रिंग अ बेल? इसका मतलब ये है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हैं वो जल्द ही एक बड़ा रूप धारण करने वाले थे, जिसके बारे में US इंटेल ने वार्निंग भी दी थी। दिस इंटरनल मेस हैड टू बी डिसमेंटल्ड एंड टर्न्ड इनसिग्निफिकेंट। एंड नाउ विद दैट लेट्स मूव टू द पार्ट 3। एक बात है कि फार्मर्स लॉ किसी न किसी रूप में वापस आएंगे। ये इसलिए क्योंकि हमने इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि एक कॉरिडोर आ रहा है जो इंडिया, UAE, इजराइल से लेके ग्रीस तक एक्सटेंड होने वाला है और इसमें दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी जुड़े हुए हैं। ये कॉरिडोर इन सारी कंट्रीज से गुजरती हुई जाएगी और यूरोप पहुंचेगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भारत से यूरोप तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इजराइल के हिसाब से इसकी वजह से उनका 400% तक प्रॉफिट होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि बाकी कंट्रीज को इसका कितना लाभ मिल सकता है। पहले जो शिप्स अफ्रीका के चारों ओर घूमकर जाती थी, अब वो सीधा शॉर्टकट से यूरोप पहुंचेंगी। लेकिन ये एक एग्रीकल्चरल कॉरिडोर ही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर भी है, जहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी वजह से आज आप अलग अलग तरह के रिपोर्ट देखेंगे, जैसे कि भारत, इजराइल, UAE ने नया एक्सरसाइज किया, या एग्रीकल्चरल फ्रंट पे कि कश्मीर से एप्पल्स एक्सपोर्ट होके UAE में पहुंचे, and so much more. India की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। This is why organizing this sector is a necessity so that farmers law, इसीलिए फार्मर्स लॉ का होना बहुत जरूरी है। And this is exactly why we believe that it will come into place in one or the other form. लेकिन अभी देश को और भी बड़े इश्यूज का सामना करना है। हमारे दोनों पड़ोसी जिन्होंने तेल में आग लगाने का काम किया है भारत में, उनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो हिंदुस्तानियों का इस्तेमाल करके हमारे देशवासियों को हमारे देश के खिलाफ भड़काएं। War is also a possibility that we are facing.